अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक सरप्राइज़ एपिसोड। जी जनाब, आज हम लेकर आए हैं ये जुनून हासिल इश्क है की सरप्राइज़ एपिसोड नंबर 34, जिसका आपके लिए तैयारी करी है आयत नू। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। उस अजनबी शख्स को यूं मालिकाना अंदाज में अपने घर में बैठे देखकर जोया की पेशानी पर बल पड़े थे। नानू की तलाश में निगाह दौड़ाई तो एक जानिब आड़े तिरछे अंदाज में लेटी नानू दिखाई दी, जिनके उक़ूब में राइफल बरदार शख्स खड़ा था। फिर वहाँ खड़े बाकी अफराद पर नज़र डाली। 3 और शख्स वहाँ थे जिनके हाथों में गन्स थी। फिक्र मत करो, सिर्फ बेहोश किया है इन्हें, जान से नहीं मारा। उस शख्स की आवाज़ पर जोया ने गर्दन का रुख मोड़ कर उसे देखा। यकीनन वो लोग ज़बरदस्ती अंदर घुसे थे और नानू के वावेला मचाने के डर से हिफाजती तौर पर उन्हें बेहोश कर रखा था। उसके अंदर यकदम गुस्से का उबाल उठा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, कुर्सी पर शाहाना अंदाज में बैठा वो शख्स सीधा हुआ, फिर अपनी जगह से उठता जोया के करीब चलाया। रूबरू उसको जो देखा तो ये एहसास हुआ, शायरों ने क्यों महबूब पर दीवान लिखे। उसके चेहरे को गहरी निगाहों की गिरफ्त में लिए उसने शेर पढ़ा था। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? जोया ने सुलगती हुई सी निगाह उस पर डाली। एक तो वैसे ही वो जज्बाती तौर पर टूट फूट का शिकार थी, जिस्म बुखार में जल रहा था, ऊपर से घर आने पर दिखाई देता ये मंजर। खूबसूरती के साथ ये बदतमीजी का कॉम्बिनेशन कुछ जश नहीं रहा। घर आए मेहमान से ना कोई सलाम दुआ ना हाल अहवाल दरियाफ्त किया, उल्टा ऐसे ख़तरनाक तेवर। खैर, तुम कहती हो तो अपना तारुफ करवा देता हूँ। बंदा नाचीज़ को काशिफ कहते हैं। उसके तल्ख अंदाज पर चोट करता वो उसकी जानिब ज़रा सा झुकते हुए अपना नाम बता गया, जबकि निगाहें अब भी जोया के चेहरे पर ही जमी थी, जिसके चेहरे पर उसके यूं करीब झुकने के बाइस नागवारियत फैली थी। मैं किसी काशिफ को नहीं जानती, ना इस नाम के किसी शख्स से कभी हमारा कोई ताल्लुक़ रहा है। यू गन्स के साथ हमें हैरेस करना बंद करो और बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगी। बिना डरे लब भेजते हुए चेहरे पर सख्त तासुरात लिए वो कह गई थी। अच्छा, और पुलिस को कॉल करके क्या कहूँगी? कौन सी दफ़ा नाफिज करवाऊँगी मुझ पर? मेरे ही घर में दाखिल के जुर्म है। कदरे सहजाई अंदाज में कहता वो जोया को चौंका गया। मतलब? जोया ने उसकी बात पर ठिठक कर देखा। अतहर साहब, ज़रा पेपर्स तो लाइएगा। निगाहों का रुख मोड़े बिना वो हुक्म में किसी से मुखातिब हुआ था और उसके लबों से निकलते नाम पर जोया बुरी तरह चौंकी। दरवाजे की ओट में खड़ा उसका बाप हाथ में कागजात लिए सामने आया था, जिससे देखकर सख्ती से लब भेजते हुए उसने बमुश्किल खुद को कुछ कहने से बाज रखा। सुना है यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो तुम? ये पेपर्स देखकर इतना तो जान ही जाओगी कि ये फ्लैट मेरा हो चुका है। अब मैं मालिक हूँ यहाँ का और अपने घर में जब चाहूँ जैसे चाहूँ आ सकता हूँ। कोई मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसकी बात पर जोया ने एक नज़र उन पेपर्स पर डाली। क्या चाहते हो तुम? चंद पल के तवक्कुफ के बाद वो तहम्मुल से गोया हुई। ये हुई ना काम की बात। अतहर साहब, आप हमारे यहाँ आने का मकसद बयान करेंगे या ये जहमत भी मुझे ही करनी होगी? उसने ज़रा सी गर्दन मोड़ कर अतहर को देखा था, जो हुक्म का गुलाम बना खड़ा था। जोया बेटी, काशिफ पसंद करता है तुम्हें, तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं हम। लहजे में चाशनी समोए अत्थर ने यहाँ आने की वजह बयान की थी। रिश्ता? इस तरह, वो भी रात के इस पहर? जोया ने चुपती हुई सी निगाह राइफल बरदार गार्ड्स पर डालते हुए तंजानी लहजा इख्तियार किया। रात के इस पहर आना मजबूरी थी। मालूम हुआ था दिन के तुम दस्याब नहीं होती तो मुलाकात रात 1 बजे के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। हम तो पिछले 3 घंटे से यहाँ बैठे तुम्हारे मुंतज़िर थे, लेकिन तुमने ही घर आने में देर कर दी। लेकिन खैर, ये भीगा सरापा निखरा सा वजूद देखकर इंतज़ार की सारी कल्फत दूर हो गई और
मखमूर निगाहों से उसे देखते हुए काशिफ ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छूना चाहा था, जब जोया ने तेजी से उसके हाथ को झटका। हाथ भी मत लगाना मुझे, वो गुर्राई थी। काशिफ की निगाहों में इस सहसा के रंग उभरे। तुम्हारी मालूमात में इजाफे के लिए बता दूं कि सिर्फ ये घर ही नहीं, अब से तुम भी मेरी मलकियत हो, और अपनी मलकियत में मौजूद चीज़ को छूने से पहले मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। काशिफ ने ज़रा ठहर कर लम्हों पर बड़ी दिल जलाती मुस्कान लिए कहा था, मैं और तुम्हारी मलकियत, क्या बकवास कर रहे हो? जोया के इर्द गिर्द खतरे की घंटी बजी थी। ये बकवास नहीं, हकीकत है मेरी जान। उसकी बात पर जोया ने उलझ कर उसे देखा। तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्ज के तौर पर 2 करोड़ रुपए मांगे थे, और जब मैंने कोई ज़मानत मांगी तो उसने तुम्हारी तस्वीर दिखाकर ये कहा कि इसके पास एक बेटी के सिवा और कुछ नहीं। एक कंगाल शख्स को अपना रुपया देने का कोई इरादा तो नहीं था मेरा, लेकिन जब तस्वीर देखी तो दिल को भा गई तुम। लेकिन तुम्हारी कीमत सिर्फ 2 करोड़ रुपए, ये तो नाइंसाफ़ी थी ना। इसलिए मैंने पूरे 10 करोड़ रुपए दिए तुम्हारे बाप को, और मेरी तवक्को के मुताबिक सारा रुपया जुए में हार गया ये शख्स। अब मेरा रुपया डूबा है तो उसूलन गिरवी रखवाई गई चीज़ यानी कि तुम मेरी हुई ना। उस शख्स ने बड़े इत्मीनान से कहते हुए उसके सर पर धमाका किया था। जोया ने फटी फटी निगाहों से अपने बाप का चेहरा देखा, जो अब शर्मिंदगी के मारे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। उसके दिल में एकदम उबाल सा उठा। मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसकी तुम लोगों ने सौदेबाजी कर ली। जिस शख्स को तुमने रकम दी थी उसी से वसूल करो, वो सर्द लहजे में कहती एक जानिब से गुजरने लगी थी, जब काशिफ ने उसका बाजू थाम कर उसे वापस अपनी जानिब घसीटा। मेरे मुंह पर जवाब देकर जाने वालों की मैं ज़बान काट कर रख दिया करता हूँ, समझी तुम? निगाहों में आग लिए वो कह रहा था। छोड़ो मुझे। जोया ने पूरा जोर लगाकर अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। इस पर कोई पुराना भूला भटका मंजर याद आया था। काशिफ बालों में हाथ फेरता अपने गुस्से को जब्त करने लगा। देखो, तुम्हारे बाप ने भले मेरे साथ तुम्हारा सौदा किया था, लेकिन मैं तुम्हें खरीद कर नहीं ले जा रहा। तुम मुझे पहले ही नज़र में अच्छी लगी थी, दिल आ गया है तुम पर। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ मैं, वो भी एक जायज़ रिश्ते के साथ। फ़िक्र मत करो, ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई गलत रिश्ता नहीं बनाऊंगा तुम्हारे साथ। निकाह करके ही लेकर जाऊंगा तुम्हें। अब की बार काशिफ ने लहजे को नरम रखा था। मैं अपना जवाब तुम्हें बता चुकी हूँ, वो बेतासुर लहजे में कह गई। ठीक है, तुम्हारा यही आखिरी फैसला है तो मुझे भी अपनी डूबी रकम वापस लेनी आती है, उसने दुरुस्त लहजे में कहते हुए एकदम बाएं जानिब खड़े अतहर की गर्दन को बाजू के शिकंजे में कसते हुए गन निकाल कर उसकी कनपट्टी पर रखी थी। जोया डर कर 2 कदम पीछे हुई। तुम्हारे इस इनकार पर तुम्हारा बाप तो तुम्हारी आंखों के सामने जान से जाएगा ही, लेकिन इसके कर्ज की सारी रकम भी तुम्हें लौटानी होगी। एक आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें, अच्छी तरह सोच लो। उसने जोया के सामने 2 ऑप्शन रखे थे। जोया शॉक्ड सी उसे देखती रह गई, जहन बिल्कुल माउफ होकर रह गया था। जोया, मुझे बचा लो बेटा, अतहर ने मन्नत की थी। एक वहशत भरे एहसास ने जोया को हसार में लिया था। तुम मेरी बेटी हो ना, मेरा अपना खून। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हारी नफरत सही है, लेकिन आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं मरना नहीं चाहता, अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी के बाकी साल गुजारना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत सा प्यार देना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूँगा, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, जुआ भी नहीं खेलूँगा, बल्कि कोई जॉब तलाश करूँगा और ख़ुद को बिल्कुल बदल डालूँगा। बस तुम मेरी जान बचा लो, तुम्हारी एक हाँ हम सबकी ज़िंदगियों को संवार देगी। खुदा के लिए जोया, मुझे बचा लो, मेरी बेटी होने का हक अदा कर दो आज। वो सिसकने लगा था। जोया ने ऐसे ऐसे आंखें मींची। जिस शख्स ने आज तक बाप होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया था, आज वो अपना हक मांगने आया था। 3। काशिफ ने काउंटिंग शुरू की। उसके चेहरे के पथरीले तासुरात और गर्दन के गिर्द मजबूत होती गिरफ्त पर अतहर की आंखें उबलने लगी थीं। 2। जोया ने आंखें खोलकर जल्दी निगाह अतहर के चेहरे पर डाली, जहां मौत का खौफ तारी था। नज़र हटाकर गंद को देखा, जहां काशिफ की उंगली का दबाव बढ़ रहा था। 1। सपाट अंदाज में काउंटिंग ख़त्म करता वो ट्रैगर दबाने ही वाला था, जब अतहर ने बुरी तरह रोते हुए जोया के सामने हाथ जोड़े थे, और यहीं उसकी बस हुई थी। लाख कोशिश करती पत्थर दिल बनने की, लेकिन बाप को आंखों के सामने मरता देखने की हिम्मत नहीं थी उसमें। रुको, इससे पहले कि देर हो जाती वो बोल उठी थी। सिर्फ चंद लम्हे मजीद गुजरते तो काशिफ की गन से अतहर की खोपड़ी उड़ चुकी होती।
मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, इन्हें छोड़ दो। जाने किस दिल से उसने ये अल्फाज अदा किए थे। काशिफ के चेहरे के पथरीले तासुरात एकदम तब्दील हुए। निगाहों में फातिहाना चमक लिए उसने अतहर को छोड़ा, जो बुरी तरह खास सा, अभी तक खुद को जिंदा होने पर बेयकीन सा था। शादी करना चाहते हो ना तुम मुझसे? चंद कदम का फासला अबूर करती वो उसके मुकाबले आती, आंखों में आंखें डाले पूछने लगी, कहो तो अभी निकाह हुआ को बुला लूं? मैं तो वैसे भी बहुत बेचैन हूँ तुम्हें अपना बनाने के लिए। काशिफ ने अबरू झुका कर उसे देखा। मैं शादी के लिए इकरार सौंपने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जोया की बात पर काशिफ के लबों पर तंज सी मुस्कुराहट उभरी। तुम इस पोजीशन में हो नहीं कि मेरे सामने शराइत रख सको, लेकिन मनपसंद औरत को बहुत से हक दे दिए जाते हैं। कहो, क्या शर्त है तुम्हारी? काशिफ के लहजे में जीत की सरशाई थी। शादी आज से ठीक 3 दिन बाद होगी, मंजूर है? जोया की शर्त पर वो बेसाख्ता हंसा। और ये 3 दिन का वक्फा क्यों? कहीं भाग जाने का प्रोग्राम है क्या? काशिफ ने दिलचस्पी से उसकी जानिब देखा। अब तो खुद से भागने की शुरुआत का वक्त है। तुमसे भागकर कहाँ जाऊंगी मैं? वो सर झुकाती अज़ियत से मुस्कुराई। फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि 3 दिन बाद शादी की तारीख रखने के पीछे क्या वजह है? काशिफ ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। जोया ने एक नज़र अपने बाप पर डाली। 3 दिन बाद वही तारीख है जिस तारीख को मेरा जन्म हुआ था। मेरे बाप ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, मुझे इस दुनिया में लाकर। अब इस एहसान को उतारने का वक्त है, तो मैं चाहती हूँ जिस दिन मुझे ज़िंदगी अता की गई, उसी दिन मेरा बाप मुझे जिंदा ज़रूर करे, ताकि आइंदा कोई मुझसे मेरी रगों में अपना खून होने का खराज न मांग सके। वो तल्ख लहजे में कह गई। काशिफ कितने ही पल उसके चेहरे को देखे क्या, जो ज़ब्त के बाइस सुर्ख पड़ रहा था। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। 3 दिन बाद तुम मेरी सेज सजाओगी, लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ। एक दुल्हन के रूप में, हर तरह के हार सिंगार में पूरी तरह सजी सवरी मिलोगी मुझे। और ये बुझी हुई शक्ल नहीं चाहिए। तुम्हारे जोड़े के साथ साथ बाकी हर तरह का इंतज़ाम, हत्ता कि पॉलर से अपॉइंटमेंट तक लेना मेरा काम है। तुम बस मेरी होने की तैयारी करो। निकाह भले हम सादगी से करेंगे, लेकिन उसके बाद ग्रैंड रिसेप्शन होगा। कुछ लोगों के दिल जलाने हैं, उन्हें अपनी दुल्हन दिखाकर। आखिर में काशिफ का लहजा मायने खेज हुआ था, जिसे जोया समझ नहीं सकी थी। ठीक है, वो सर इस बात में हिला गई। तो मिलते हैं फिर ठीक 3 दिन बाद, एक नए रिश्ते के साथ। खुद को तैयार रखना मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करने के लिए। उसकी जानिब झुकते हुए सरगोशी के आलम कहता वो फातिहाना मुस्कुराहट लिए अपने गार्ड्स को इशारा कर गया, जिस पर गार्ड्स फ्लैट से निकले थे। होने वाले सुसर साहब, आप भी तशरीफ़ ले आइए, कुछ बात करनी है आपसे। अतहर को वहीं बुत की मानंद खड़े देखकर वो उससे मुखातिब हुआ था। एक तशक्कुर भरी निगाह जोया पर डालकर वो काशिफ के हमरा फ्लैट से निकल गया था, जबकि जोया अब भी बेतासुर चेहरे के साथ वहाँ खड़ी थी। ना चेहरे पर कोई अजियत, ना कोई आंसू, ना कोई रोना धोना। इस पल उसके वजूद पर किसी पत्थर के मुजस्मे का गुमान हो रहा था, जो हर तरह के एहसासात से आरी हो चुका था। ये सब क्या है जोया? क्या करने जा रही हो तुम? वो काशिफ की जानिब से भिजवाया गया दुल्हन का जोड़ा ट्राई करने के लिए पहनकर बाथरूम से निकली थी, जब आयजा अपनी जगह से उठती परेशान सी पूछने लगी, यानी नानू की इतला पर आई थी वो यहाँ। जोया गहरी सांस भरकर रह गई। शादी कर रही हूँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम ही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी ना मेरे लिए। लाजमी आना मेरी शादी में शिरकत के लिए, वो सुकून से कहती आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। जोया, तुम ड्रेस कैसा लग रहा है मेरा? फिटिंग वगैरह ठीक है ना? और दुपट्टा देखो कितना प्यारा है, बहुत सूट कर रहा है मुझ पर। उसकी बात काटती जोया दुपट्टा सर पर जमाए आईने में दिखाई देते अक्स पर निगाह जमा गई। साफ लग रहा था कि वो आयजा के सवालों से बचने की कोशिश कर रही थी। तुम वाकई इतनी मुतमईन हो जोया, या बस हमारे सामने बनने की कोशिश करी हो? उसके इस रूप पर आयजा से यकीन करना मुश्किल हुआ था। मुझे बनने की क्या ज़रूरत है भला? मेरी शादी होने जा रही है, वो दिन आ रहा है जिसका हर लड़की को इंतज़ार होता है। और रूहान का क्या? मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से? क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत कि एक ज़रा सी गलत फहमी पर उसे खुद से दूर करती किसी और को अपना वजूद सौंपने जा रही हो? इतना आसान है ये तुम्हारे लिए? आयजा के तल्ख लहजे पर जोया की आंखों में सुर्खी सी उभरी थी।
मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनना छोड़ दिया है अब मैंने। वो शख्स मेरे लिए माजी बन चुका है, जिसका बाब हमेशा के लिए बंद कर चुकी हूँ मैं। रही बात किसी और को अपना वजूद सौंपने की, तो हाँ, अब ये बहुत आसान हो गया है मेरे लिए। अगर वो शख्स बिना झिझके इतनी आसानी से एक पल में मुझे धुतकार कर अपनी दुनिया से निकाल सकता है, तो मैं भी अब उसे दिखाऊंगी कि उसकी धुतकार ने मुझसे मेरी सांसें नहीं छीनी। बोलते बोलते उसका सांस फूलने लगा था, तभी वो तेज़ी से रुख मोड़ गई। दुपट्टा सर से ढलकता ज़मीन पर जा गिरा था। तो ये सब तुम उसे सज़ा देने के लिए करी हो? आयज़ा के लहजे में बेयकीनी थी। यही समझ लो, वो बेरुखी से कहती दुपट्टा उठाए उसे तह लगा दी बैठ की जाने बढ़ी। और ख़ुद को किस बात की सज़ा दे रही हो? खुद को खुश दिखाने की लाख कोशिश कर लो, लेकिन अपने अक्स को देखो ज़रा। बेरंग चेहरा, उछड़ा वजूद, आंखों तले हल्के और सूखे पपड़ी ज़्यादा होठ। दिन ब दिन घुलती जा रही हो, लेकिन उसे माफ़ करने को तैयार नहीं, जिसके साथ तुम्हारी खुशियाँ मशरूत हैं। आयज़ा ने दुख से उसे देखा था। उस जैसे शख्स से मोहब्बत की थी जो नफ़रत तक के काबिल नहीं था। सज़ा तो बनती है ना? वह अज़ियत भरे लहजे में कहती चेंज करने जा चुकी थी, जबकि आयज़ा दुख से उसकी पुश्त को तकती रह गई। अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको। मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं। असर होने में कुछ वक्त बाकी था। जब वो अपने कमरे से निकली तो नानू को लाउंज में बैठे पाया, जो किसी काम में इतनी मगन थी कि उसके आने तक की खबर न हुई। जोया उनकी पुश्त से भी असरारी कैफियत भाग गई थी। तभी ज़रा हैरान होती उनकी जानिब चली आई, लेकिन उनकी गोद में रखी डायरी देखकर उसके आसाब तने थे। डायरी पर वो पेज खुला था जिस पर नत सुल्तान का नंबर दर्ज था, और वो फ़ोन पर नंबर डायल कर रही थी। इससे पहले कि वो मुकम्मल फ़ोन नंबर लिख पाती, जोया ने बहुत नरमी से उनके हाथ से फ़ोन अचका। नानू एकदम हड़बड़ाई थी। शायद उन्हें जोया की आमद की तवक्को नहीं थी कि कुछ देर पहले ही उसके कमरे में झांका था जहाँ वो सो रही थी। कुछ रिश्तों को ज़िंदगी की किताब से हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक देना ही बेहतर होता है, जिससे आगे की ज़िंदगी सहल हो जाती है। उस अध लिखे नंबर को मिटाती वो झुकी और नीचे गिरी डायरी उठाई। मैं नहीं चाहती कि इस शख्स से आज या आइंदा कभी मेरी ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी रिश्ता राब्ते में रहे, ना ही इससे मुंसलिक कोई भी चीज़ मुझे इस घर में चाहिए। वो हमारी ज़िंदगियों से जा चुका है और ये बात मैं खुद को समझा चुकी हूँ। बेहतर है कि आप भी ये बात समझ लें और उसे मेरी शादी के मुतालिक कुछ भी बताने की कोशिश तर्क कर दें। डायरी का वो सफ़ा फाड़ती वो किचन तक आई थी, फिर चूल्हा जलाया और सफ़े को आतिश की नज़र कर दिया। नानो नम निगाहों से उसे देखे गईं, जो खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली थी। क्यों जुल्म कर रही हो अपने साथ? जिसे अपने लिए चुना है तुमने वो शख्स ठीक नहीं है। उसके तो चेहरे से ही कमीनगी झलकती है। सौदेबाजी में तय किया गया ये रिश्ता पायदार कैसे हो सकता है? बर्बादी खरीद रही हो तुम उस शख्स के साथ शादी की सूरत में। नानो ने एक बार फिर उसे समझाने की नाकाम कोशिश की थी। ठीक कहा आपने, बर्बादी तो खरीद चुकी हूँ मैं, लेकिन बर्बादी का ये सफ़र उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन रूहान हैदर नाम के उस शख्स पर एतबार करके मैंने अपने दिल को उसके लिए धड़कने की आज़ादी दी थी। अब मज़ीद बर्बादी से क्या डरना जब मुझ में कुछ आबाद ही नहीं रहा। वो सर्द और सपाट लहजे में कहती नानू को बेबसी की हद में छोड़ती वहाँ से जा चुकी थी। तेरे बाद कोई नहीं था रोकने वाला, हमने जी भर के खुद को बर्बाद किया। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी, तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां हम बहुत जल्दी इसकी नई एपिसोड से कराएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।